दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट मैंने किया है। आपको नीट तक आपको ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ मिलेगा और इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। ट्रस्ट में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। रेगुलर आप वीडियो देखते रहिए, ध्यान से वीडियो देखिए, ठीक है। और ये सारे जो टॉपिक है 11-12 से सेलेक्टेड टॉपिक है जो आपको रियली बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपके बायो के मार्क्स बहुत ही इम्प्रूव हो जाएंगे। आप सबको पता ही है कि बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बायो का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे करने से आपका रियली 100% मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपका मार्क्स बहुत ही इम्प्रूव होगा। सो जो लोग पहली बार देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरे पुराने भाई दोस्त जो हैं वो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में पता हो और सारे इसका फ़ायदा उठाएं। सो स्टार्ट विद द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है एक ऑटोसोमल डिजीज़ होता है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज़ होता है। अब ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज़ कहने का मतलब ये है कि जैसे डिजीज़ जो होता है दो जगह पे हो सकता है। ये सेक्स क्रोमोसोम पे हो सकता है, जैसे एक्स और वाई पे हो सकता है, या ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे हो सकता है। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई पे हो तो उसे सेक्स लिंक्ड बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जितने भी डिजीज़ होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ बोलते हैं या सेक्स लिंक रिसेसिव या एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ बोलते हैं। और जो मतलब कि आपको पता है कि टोटल क्रोमोसोम 46 होता है, दैट इज़ 23 पेयर्स, जिसमें दो होते हैं एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बाकी ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। तो बाकी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर जो डिजीज़ होगा दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल लिंक डिजीज़ और रिसेसिव डिजीज़। सो विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो सिकल सेल एनीमिया होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र तभी होगा जब दोनों ही पार्टनर, जब दोनों ही हस्बैंड वाइफ कैरियर हों। किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिकल सेल एनीमिया कब ट्रांसमिट होगा। तो सिकल सेल एनीमिया का ट्रांसमिशन तभी होगा जब हस्बैंड और वाइफ सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हो। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये डिजीज़ होता कैसे है। यूजली हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी, आपको पता है कि आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको सबको पता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन होता है और बीटा चेन होता है। अल्फा चेन जो होता है हम थैलेसीमिया के कंडीशन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल इन अल्फा चेन इन हीमोग्लोबिन। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ और सिर्फ हम बीटा चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बीटा चेन पे 6 पोजीशन पे यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस लगे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। और हर पोजीशन पे अपना अपना कुछ जीन या कुछ एसिड या कुछ एसिड नहीं मतलब कि अमीनो एसिड्स ऐसे कुछ अकरेंस होता है और ये पर्टिकुलर होता है और ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो बीटा चेन के 6 पोजीशन में, लेट सपोज ये 6 पोजीशन है, तो 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड यूजली होता है। तो जितने भी नॉर्मल इंसान होते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती, जिन्हें सिकल सेल एनीमिया नहीं है, उनमें 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि दिस ग्लूटामिक एसिड इज चेंजेस इनटू द वेलिन ऑन दैट सेम पोजीशन मतलब 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड होता है और एक ग्लूटामिक एसिड चेंज होकर वेलिन में चेंज हो गया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर ये चेंज हुआ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। इसका एक शॉर्ट में आपको जवाब देना चाहूँगा कि ग्लूटामिक एसिड जो है वेलिन में चेंज कैसे हुआ, म्यूटेशन के वजह से हुआ। आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है म्यूटेशन का तो आप इस चीज़ को अप्रिसिएट कर पाएंगे कि म्यूटेशन क्या होता है कि द सडन चेंज इन द बेस पेयर ऑफ द DNA which leads to the change in the phenotype and genotype of the organism। मतलब कि ये मान लीजिए कोई पहले से अक्रेंस है इसका और ये चेंज होकर किसी दूसरे में बदल गया, इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन के वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो जैसे ही वो वेलिन में चेंज हो जाएगा तो आप सबको अभी मैंने बताया कि जो हीमोग्लोबिन है किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर है। तो द शेप ऑफ द आरबीसी बिकम डिस्टॉर्टेड। जो शेप होगा आरबीसी का, नॉर्मल जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है, बाइकनकेव होता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे लॉजिक हैं वाई द आरबीसी आर बाइकनकेव। जब मैं फिजियोलॉजी बताऊंगा तो आपका एक मैकेनिज्म बताऊंगा। बाइकनकेव होने का मकसद ये है, एक छोटा सा मैं अगर बताऊं तो दे इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, क्योंकि आरबीसी, हीमोग्लोबिन ऑल आर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट। तो बाइकनकेव जो होता है इसे मेन इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर सकता है गैस का। तो शेप ऑफ द आरबीसी बिकम डिस्टॉर्टेड एंड इट कैनॉट पास इनटू द नॉर्मल ब्लड कैपिलरी। होता क्या है
कि जो आरबीसी होते हैं ना, ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी पास होता है, आरबीसी ऐसे मूव करता है, तो आरबीसी मूव करेगा तो अब ब्लड जो होता है हर ऑर्गन को कनेक्ट करता है, तो आरबीसी उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो अब तो पास होगा नहीं तो उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, मेनली ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। एंड द शेप ऑफ आरबीसी बिकम सिकल शेप। तो आरबीसी का जो शेप है वो सिकल शेप हो जाएगा, जिसके वजह से जो आरबीसी है कैपिलरी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। अगर वो कैपिलरी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी तो हर ऑर्गन में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। सो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द अक्यूट एनीमिया बिकॉज द आरबीसी इज नॉट प्रॉपरली सर्कुलेट, और आरबीसी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं होंगे, तो इसे अक्यूट एनीमिया से डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन आपको एक फिजियोलॉजी से आ सकता है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन बताता हूँ। जीनोटाइप इंपॉर्टेंट है और इसका यूज करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। HB मतलब हीमोग्लोबिन, HbA का मतलब नॉर्मल, और HbA दैट इज नॉर्मल, तो दिस कंडीशन इज टोटली नॉर्मल। HbA और HbS, देखिए यहाँ पे S आ गया यानी सिकल सेल एनीमिक है, सो दिस कंडीशन इज कैरियर। एक नॉर्मल है और एक सफरर है तो कैरियर हो जाएगा। और इस कंडीशन HbS दैट इज सिकल सेल एनीमिक, मतलब कि ये पूरा का पूरा सिकल सेल एनीमिक ही है, मतलब कि इसे डिजीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई कैरियर फीमेल है, तो मैंने आपको कैरियर फीमेल का लिखने का तरीका बताया था HbA और HbS, राइट। और कैरियर मेल है तो कैरियर मेल हो या फीमेल हो, आरबीसी तो सब में सेम ही है, खून सब में सेम ही है, कोई तो फर्क नहीं होता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन में, तो कैरियर मेल का भी हम ऐसे ही लिखेंगे HbA और HbS। अब एक तरफ हम फीमेल वाला लिख लेते हैं HbA और HbA, ये देखिए HbA और HbS, ठीक है। और एक तरफ मेल वाला लिख लेते हैं HbA और HbS, राइट। अब क्रॉस कराते हैं, HbA ये वाला HbA और ये वाला HbA, देखिए HbA और HbA क्रॉस हो गया। फिर ये वाला HbA और ये वाला HbS और HbA, है ना। फिर इसकी बारी HbS और HbA और HbS, और फिर इसकी बारी HbS और HbS। तो ये कंडीशन नॉर्मल होगा, ये कैरियर होगा, ये कैरियर होगा क्योंकि कैरियर मैंने बताया था, और ये सिकल सेल एनीमिक होगा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछेंगे कि बताइए सिकल सेल एनीमिक कितना परसेंटेज हो रहा है, तो सब में सिकल सेल एनीमिक कितना परसेंट, एक ही तो आ रहा है, 4 में 1 बन रहा है, मतलब कि सॉरी 4 में 1 बन रहा है, तो यानी 25% जो होता है इसका कैरियर हो जाएगा। तो इस टाइप का रेशियो आप निकाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आपको जवाब देना है आपको। सिकल सेल एनीमिया causes by substitution of valine by glutamic acid, causes by the change in the single base pair of the DNA, characterized by elongation of sickle cell like RBC with nucleus, and it is autosomal dominant. So this question is asked in a NEET, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के इसका जवाब दीजिएगा। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन का गलत जवाब देंगे, तो इस क्वेश्चन का अच्छे से ध्यान दीजिएगा और बारीकी से पढ़ के मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझूं कि आपको आया है नहीं आया है। नाउ वी टॉक अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया, कि व्हाट इज अ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मतलब ये बर्थ के साथ साथ ही प्रेजेंट होता है और कुछ हमारे मेटाबॉलिज्म के वजह से ऐसा डिजीज हो पाता है। सो इट इज कॉल्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, IER, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, IEM, ठीक है। सो इट इज अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल, देखिए फिर से ऑटोसोमल पे हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं हो रहा है। अलील प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एम्स और जिपमर और नीट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है कौन से क्रोमोसोम पे ज़्यादा मतलब होता है, और मतलब कौन से क्रोमोसोम इस पे अफेक्टेड होता है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 12। और किसकी डेफिशिएंसी होती है, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। तो ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज की कमी के कारण, जो कि फिनाइल एलेनिन जो होता है लिवर प्रोड्यूस करता है, तो लिवर किसी भी वजह से, कुछ एरर के वजह से, जीन के एब्सेंस के वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और ये बर्थ के साथ साथ होता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनबॉर्न error of metabolism. This is because this phenylalanine is totally concerned for the metabolism of something, metabolism of amino acid and all.
सो ये क्या करता है, फिनाइल एलिनिन बेसिकली क्या करता है कि जो भी फिनाइल एलिनिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर उसे टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और टायरोसिन फर्दर डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब फिनाइल एलिनिन जो होगा टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फिनाइल एलिनिन जो होगा टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए फिनाइल एलिनिन